ऑफ अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर इन्होंने कहा कि सर लास्ट में पेज नंबर 107 में एक लाइन लिखी है, एन ऑफर टू वन और सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। बेटा इस लाइन को हम अगले चैप्टर में जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसने बतास ने पहले दिया, ओके, लेकिन इसकी जो प्रॉपर डिस्कशन होनी है वो इंशाल्लाह ताला अगले जो चैप्टर होगा उसमें जाकर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली कहता यह है कि आपके पास हो सकता है कि एक से ज़्यादा आपके प्रोमिसेस हों। मिसाल के तौर पर मैंने मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया सी डी एफ जी के साथ, ये 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। इसने कहा था जनाब कि मैं आपको डिलीवरी करूंगा किसी चीज़ की, गुड्स डिलीवर करूंगा आप लोगों को मैं, और वो सारा कुछ जनाब प्रोसेस। अब हुआ ये कि ए ने सी को कॉल की और कहा कि भाई साहब मैं चीज़ें लेके आ रहा हूँ तो आप रेडी रहिएगा। सारा कुछ प्रॉपर टाइम जो असेंशियल थे वो सारे कुछ पूरे हुए। सी ने इनकार कर दिया। सी ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। हो सकता है कि ये बिजी हो या कुछ भी हो। सी ने क्या कर दिया जनाब? इनकार कर दिया। किधर? अभी बैठ जाओ। क्या हुआ? अच्छा, तो सी ने क्या किया? सी ने इनकार कर दिया। अब लॉ कहता है कि जनाब ए ने जो ऑफर टू परफॉर्म किसी एक बंदे को किया, इट वुड बी एज्यूम्ड कि इसने सबको ऑफर करवाई थी। अगर एक बंदे ने भी इनकार कर दिया तो समझ लो कि जनाब अब ये दोबारा परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। ये चीज हम जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में, जहां पे ज्वाइंट प्रोमिसर्स और ज्वाइंट प्रोमिसी की बात हो रही होगी। क्लियर? चलें जी, वापस आते हैं जनाब। हमारा अगला टॉपिक है जनाब इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ये हो गया था जी। आज हमने पढ़ना जी ऑब्लिगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर। लेकिन जनाब जो आपके लीगल ईयर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, जो आपके कानूनी वुरसा हैं वो लायबल हैं परफॉर्म करने के लिए। लेट सपोज ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने कहा जनाब मैं क्या करूंगा, आपको गुड्स मैं डिलीवर करूंगा और उसके बदले में बी क्या करेगा? बी ए को 1 लाख रुपया पेमेंट देगा, ओके। ए ने गुड्स डिलीवर कर दी बी को। अब बी की परफॉर्मेंस देने की बारी आई। उसकी परफॉर्मेंस से पहले बी की क्या हो गई? डेथ हो गई। डेथ हो गई या इनसेन यानी कि पागल हो गया, कोई भी चीज, यानी कि अब परफॉर्मेंस देने के लिए ये बंदा काबिल नहीं रहा। अब लॉ कहता है कि जनाब इसके जो लीगल ईयर्स हैं, कानूनी वुरसा, रिप्रेजेंटेटिव्स, ये लोग बाउंड हैं इस परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। कौन सी परफॉर्मेंस? जो बी ने परफॉर्मेंस देनी थी उसके लिए। और ये कितने बाउंड हैं? कहते हैं जी जनाब अप टू प्रॉपर्टी ऑफ प्रोमिसर, जितनी प्रोमिसर की प्रॉपर्टी है वहां तक। मिसाल के तौर पर ए ने बी को गुड्स डिलीवर कर दी, बी ने लाख रुपए देना था, बी की डेथ हो गई। बी के पास प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए की। तो बी के जो लीगल ईयर्स हैं वो लाख रुपए देने के पाबंद नहीं है, बल्कि कितने? सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए देने के पाबंद है। क्लियर? समझ आ गई बात की कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर लीगल ईयर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ डिजीज पर्सन। डिजीज पर्सन मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है। बेटा क्या बात कर रहे हो? अच्छा, समझ आ गई बात की कि जनाब यहां पे जो लीगल ईयर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, अब लॉ यहां पे कहता है कि जी कुछ एक्सेप्शन भी है। एक आध एक्सेप्शन है कि जनाब जहां पे लीगल ईयर्स जो है वो बाउंड नहीं है। एक तो हमने पहले पढ़ लिया था कि अगर कोई पैसे जो हैं वो इस नेचर के हैं, यानी कि इलीगल मनी है, वेजनिंग वाले हैं, वो भी। और दूसरा कहता है जनाब अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ए और बी इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने कहा कि जनाब मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। बी ने कहा ठीक है भाई साहब मैं आपके लिए पेंटिंग बनाऊंगा। ए ने लाख रुपए दे दिया बी को, पेंटिंग का टाइम आ गया, मर गया, अपनी दफा मर गया।
तो क्या ए इसके लीगल ईयर्स को कह सकता है कि भाई साहब ये पेंटिंग बना के दो मुझे? नहीं कह सकता। परफॉर्मेंस लीगल ईयर्स नहीं दे सकते, क्योंकि पेंटिंग क्या है, एक स्किल है, एक आर्ट है, और स्किल और आर्ट जिस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है पर्सनल नेचर का। मैंने इसी की एग्जांपल याद करें आपको, मैंने दी थी डांस वाली, ठीक है जी। तो डांस भी आपके पास क्या है, एक आर्ट है। यहां तक किसी किस्म का मसला मसाइल ऑल ओके? चलें जरा बुक पे जरा रीड करते हैं जनाब। हमारा सेक्शन 37 में क्या कहते हैं? कहता है जी, प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस unless a contrary intention appears from the contract, for example contract of a personal nature। पर्सनल नेचर के लिए दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए जनाब, अजमल promises to deliver goods to Bano on a certain day on payment of ₹1000। Ajmal dies before that day। Ajmal's representatives are bound to deliver the goods to Bano and Bano is bound to pay ₹1000 to Ajmal's representatives। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए जनाब क्या कह रहा है, Anwar promises to paint a picture for Salim by a certain day at a certain price। Anwar dies before the day। The contract cannot be enforced either by Anwar's representatives or by Salim। ठीक है जी। लेकिन अगर इसमें से किसी एक पार्टी ने पैसे दे दी हो तो फिर लीगल ईयर्स जो है वो उसको पैसे वापस करने के लिए बाउंड है अप टू द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन। क्लियर? अच्छा जनाब, यहां पे जनाब इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। देखिए जी हुआ क्या, मैंने स्कैंस ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जनाब आप हमारे प्रिंसिपल बने और टीच भी साथ साथ करें। मैंने कहा जी ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ। मैं आपको पता है कि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैं घर गया, मेरा दिल ही नहीं किया वापस आने को। मैंने कहा जी मैं नहीं आ रहा। मुझे उन्होंने कहा सर आ जाएं, ये हो जाएगा। मैंने कहा भाई मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ सकता। अब लॉ कहता है कि इनके पास राइट है किस चीज़ का, कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ये ख़त्म कर सकते हैं। किन के पास राइट है? स्कैंस के पास। और इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की वजह से अगर कोई लॉस सस्टेन होता है तो उसको, उसका बर्डन किस पे आएगा? मेरे पे आएगा। समझिएगा, जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता है उसकी वजह से किसी दूसरे बंदे को लॉस होता है और खत्म करने वाले बंदे को वो लॉस बेयर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या सीन है, यहां पे थोड़ा सा उल्टा हिसाब है। यहां पे जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है नुकसान उसका हो रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से खत्म किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा बंदा अदर पार्टी जो है वो इस नुकसान की भरपाई करेगी। क्लियर? और ये वजह क्या बनी, ये सारे सिचुएशन की वजह ये बनी कि जनाब जो बंदा जो परफॉर्मर था उसने परफॉर्मेंस देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। ओके, देखिए जरा कानून देखते हैं एक दफा, फिर हम एग्जांपल इसी की कोट करते हैं जी। कहते हैं जी, व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी। डिसेबल का यहां पर मतलब ये नहीं कि मजूर हो गया। डिसेबल का यहां पर मतलब ये जनाब उसने एक्सक्यूज दे दिया कि भाई साहब मैं नहीं आ रहा, मैं कर नहीं सकता परफॉर्म, सर लाहौर नहीं छोड़ा जाता, लाहौर नहीं भूलता, ठीक है जी। वो कहते हैं तुम्हारा शहर जितना खूबसूरत सही मगर इसे लाहौर नहीं कह सकते। तो वो जनाब जज़ाकल्लाह अच्छा जी, वो पता नहीं क्या कहते हैं, अदाब कहते, अदाब अदाब। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह की जा रहा ओके जी। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिएगा अपने सारे बच्चे। अच्छा जी, दिस इज आसमा, नॉट असमा। मैं आसमा कहूंगा क्या आपका नाम थोड़ी ले रहा हूं मैं। अच्छा जी, आसमा अ सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बाबर द मैनेजर ऑफ अ थिएटर, ठीक है जी, टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months। जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कर लिया कि जनाब उसका एक थिएटर है, उसने कहा जनाब यहाँ पे आके गाने शाने गाए क्योंकि वो सिंगर है। हुआ क्या, एंड बाबर इंगेजेस टू पे हर ₹100। यहाँ पे इंगेजेस का मतलब है ही इज लाइबल, नॉट, यहाँ पे इंगेजमेंट ना समझ लेना कि मंगनी हो गई है उसके साथ, ठीक है जी, कि बाबर की मंगनी है कि वो उसको ₹100 पे करेगा, ये नहीं है भाई, ठीक है। तो एंड बाबर, देखिए बेटा ये लीगल वर्ड्स हैं, ये अंग्रेजी में, सिंपल अंग्रेजी में इनका मतलब कुछ और होगा, लेकिन यही जब हम लीगल लैंग्वेज में लेके आएंगे तो इनका मतलब कुछ और बन जाता है। तो कहते हैं जनाब बाबर इंगेजेस टू पे हर ₹100 फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस,
ठीक है जनाब। हर जो गाना शाना गाएगी उसके लिए जनाब उसको कितने पैसे मिलेंगे? 100 रुपए। कहते जी ऑन द 6th नाइट क्या हुआ, उसने हर वीक अगले 2 महीनों में, तो 8 वीक्स उसने जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन 6ठे वीक पे उसने क्या कह दिया? 6th नाइट क्या हुआ जनाब? आसमा विलफुली एब्सेंट्स हर सेल्फ फ्रॉम द थिएटर। उसने कहा कि भाई साहब मैं कोई नहीं आना, बाहर में जाओ। ओके जी, मैंने परफॉर्मेंस नहीं देनी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले। आगे, बाबर इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं? इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। मुझे को आता होता कुछ नहीं। क्लियर? अच्छा जनाब, अब जरा एग्जांपल नंबर 14 देखिए, इसी चीज का आगे कंटिन्यूएशन है। Hello. Asma, a singer enters into a contract with Babar, the manager of a theater, to sing at his theater 2 nights every week during the next 2 months, and Babar engages to pay her at the rate of 100 for each night. On the 6th night, Asma willfully absents herself with the assent of Babar. अच्छा, अब यहाँ पे जनाब उसने थोड़ी सी चीज को चेंज कर दिया, with the assent of Babar। क्या हुआ with the assent of Babar? Asma sings on the 7th night. Babar has signified his acquiescence in the continuance of the contract and now cannot put an end to it, but is entitled to compensation for damages sustained by him through Asma's failure to sing on the 6th night. अब देखिए जो मैं बात कर रहा था, ये बेसिकली उसकी एक्सेप्शन है पहले रूल की। कौन सा रूल है जनाब? कि अगर कोई बंदा अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस देने से इनकार कर दे या कोई एक्सक्यूज दे दे और परफॉर्मेंस ना दे, तो जो दूसरी पार्टी है वो क्या कर सकती है? इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है। ठीक है जी। और अगर उसको भी नुकसान होता है तो उसके लिए क्या कर सकती है? वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। अब अगर लेट्स सपोज स्कैंस मुझे कहता है, मैंने कहा सर मैंने कोई नहीं आना, ये मैं नहीं आ रहा, ये 1 महीना मैं कोई नहीं आ रहा। मुझे स्कैन कहता सर कोई बात नहीं, 1 महीना ना, आप अगले महीने आ जाए। आप क्या करें? अगले महीने आ जाए। मतलब मैंने विलफुली क्या किया कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं परफॉर्मेंस नहीं देना चाहता, लेकिन स्कैंस ने क्या कहा कि जनाब आप अभी परफॉर्मेंस ना दे, बाद में परफॉर्मेंस दे दीजिएगा। ठीक है जी। अब अगर मैं बाद में जाके परफॉर्मेंस देता हूँ, महीना छुट्टियां कर ली मैंने, नहीं आया, उसके बाद जनाब आके मैंने परफॉर्मेंस की, तो लॉ यहाँ पे कहता है कि जनाब अगर तो आपका प्रोमिसी यानी कि दूसरा बंदा स्कैंस, अगर वो आपको अलाउ करता है कि जनाब आप अपनी वो डिसेबिलिटी जो आपने शो करवाई है उसके बावजूद आप आगे परफॉर्म कर लें, तो वो कर सकता है। वो अब जब एक दफ़ा उसने करवाना शुरू कर दिया तो अब ये इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर मैं महीने बाद आ गया, स्कैंस ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो स्कैंस इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता। क्लियर? लेकिन वो 1 महीने के दौरान में अगर स्कैंस को लॉस होता है मेरी वजह से, तो उसका मैं जिम्मेदार हूं, वो मेरे से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। क्लियर और नॉट? सॉरी जी, जिस महीने में मैं परफॉर्मेंस नहीं दी मैंने, अगर उसकी वजह से कोई लॉस होता है स्कैंस को, तो उसके डैमेजेस मैं पे करूंगा। क्लियर बेटा? बेटा रीजन किसी और किसकी वजह से होगी? नहीं, और रीजन मेरी वजह से जो नुकसान उनका होगा, मेरी परफॉर्मेंस के ना देने की वजह से जो नुकसान होगा। जी बेटा ओके, क्लियर? अच्छा जी, अब जरा हम लोग आगे चलते हैं बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों ने घर से करने हैं। आगे देखिए, ले जनाब, ये बड़ी मजे की चीज है, ये एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा मैं। पहले एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। देखिए बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के नाम से एक मिस्टर ए है जनाब, एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए है डेटर और मिस्टर बी कौन है? आपको कैसे पता चला? अच्छा, आप तो नजूमी है भाई। डेटर और क्राइटर, ठीक है जी। हो सकता है कि मिस्टर बी जो है वो बेनिफिशियरी हो सकता था ना। हाँ तो कोई बात नहीं, आप नजूमी। अच्छा आगे देखिए जी। देखिए बेटा, डेटर और क्रेडिटर मैंने इस वजह से यहाँ पे लिखा क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं डेट की। इस बंदे ने इस बंदे से एक दफा नहीं कई दफा इसने कर्जा लिया। लेट सपोज 1/1/2024 को इस बंदे ने कर्जा लिया 50,000 रुपए का। 3/2/2024 को इस बंदे ने कर्जा लिया 10,000 रुपए का। उसके बाद जनाब फिर 6
4/2024 को इसने कर्जा लिया तकरीबन कोई 8,000 का, और उसी दिन शाम को जाके या उसी दिन इसने 3,000 का कर्जा, 5 बेटे मैंने नहीं लिखना, जो मर्जी कर लो। अगर तुम 5 लाना बोलते मैंने यहाँ पे 5 ही लिखना था। ओके जी, किसने वैसे बोला था? नहीं यार, मुझे मैंने देखा नहीं तो मैंने तो मैं लिख देता यहाँ पे, इसको 5 कर देता मैं। नहीं सर, तो खास मोहब्बत है भाई। दो हो सकता है वो कहेगा पहले अगर और कर्जा देंगे तो पिछला देंगे, ये भी कह सकता है उसको। अच्छा जी, अब जनाब हुआ क्या बेटा, कर्ज डेट्स उनकी याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेम डेट पे, ये भी याद रखिएगा। हुआ क्या जनाब, ए ने जनाब पेमेंट की, कोई चेक शेक दिया या कोई भी चीज दी, उसके साथ जनाब एक नोट लिखा। क्या नोट में ये लिखा था कि पे ₹50,000 या पेमेंट फॉर ₹50,000, ये लिखा था। या इसने डेटर ने कह दिया कि भाई साहब जो 50,000 वाला कर्जा ना 1 जनवरी को जो लिया था सबसे पहले वो खत्म करो। और पेमेंट कितने की थी जनाब? पेमेंट थी तकरीबन 20,000 रुपए की। पेमेंट कितने की थी? 20,000 रुपए की। ओके, पेमेंट कितने की? 20,000 रुपए की। और कहा कि किसको इसको किसमें से एडजस्ट करो? 50। मैं पे की जगह पे एडजस्ट लिख देता हूं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। किसमें इसको एडजस्ट करो? 50,000 में एडजस्ट करना है। ओके, बी को जनाब पैसे मिले। लॉ कहता है कि जनाब जब पेमेंट एक से ज्यादा डेट्स पड़े हों और डेटर कोई पैसे दे और समझ ना आ रही हो, तो फिर हमने सबसे पहले डेटर की सुननी है। जो डेटर कह दे, लेट्स सपोज डेटर ने बाय वर्ड्स ऑफ माउथ कह दिया या कोई भी कह दिया कि जनाब 20,000 को पहले 50,000 रुपए में क्या करो? एडजस्ट करो, वो आपने करना है। रिमेनिंग 30,000 रह जाएगा, बाकी कर्जा एज इट इज आएगा। कहता है जी जो आपको डेटर कहे सबसे पहले आपने क्या करना है जी? उस डेट को एडजस्ट करना है, ठीक है? या डेटर की तरफ से हमें कोई इंडिकेशन मिल रहा हो। एक है डेटर ने खुद कह दिया, डेटर की तरफ से डायरेक्शन तब भी, या डेटर की तरफ से इंडिकेशन तब भी। ये थी डायरेक्शन, एडजस्ट ₹50,000 और पेमेंट कितनी थी? 20,000 रुपए की, ठीक है? अब अगर हमें इसकी बजाय, डायरेक्शन की बजाय हमें कोई इंडिकेशन देता डेटर किस तरह से? लेट्स सपोज वो यहां पे लिखता कि जनाब कितनी पेमेंट की है? 50,000 रुपए की पेमेंट की है, और आगे लिख दे 1/1/2024। यहां पे उसने हमें नरेशन उसने नहीं दी, उसने सिंपली क्या लिखा जी? पेमेंट की, इतनी अमाउंट उसने पे की, 50,000, आगे क्या डेट लिख दी? 1/1/2024। अब उसकी इंडिकेशन है किसकी तरफ? इस कर्जे की तरफ, कि ये वाला कर्जा सबसे पहले अदा किया जाए। तो लॉ कहता है कि जनाब डेटर जो है वो जो उसकी डायरेक्शन होगी या उसकी इंडिकेशन होगी, दोनों को हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे, और जो उसने कहा होगा हम उसी को एडजस्ट करेंगे। क्लियर? ये समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसके साथ मैं एक और चीज लिख देता हूं। एक था टाइम बार्ड डेट। ये वापस तो नहीं करने वाला लग रहा है उसे। टाइम बार्ड डेट था जनाब, पुराना कर्जा था उसका, कोई बी ने ऐसे पैसे लेने थे 4,000 रुपए के। एक है डिस्प्यूटेड डेट या डिस्प्यूटेड अमाउंट, 8,000 रुपए। डिस्प्यूटेड अमाउंट वो वाली अमाउंट है जो ए नहीं मानता और बी कहता है कि मैंने पैसे लेने हैं, मतलब जिस पे दोनों बंदे एग्री नहीं है। बाकी तमाम डेट पे इंक्लूडिंग टाइम बार्ड एग्रीड है सारे, दोनों के दोनों, लेकिन इस पे एग्रीड नहीं है। डिस्प्यूटेड डेट, समझ आई बात की? डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? झगड़ा, यानी कि जहां पे दोनों का इत्तेफाक नहीं है, जहां पे दोनों में इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ का मतलब क्या होगा? एक बंदा कहेगा मैंने पैसे लेने, दूसरा कहेगा नहीं मैंने ये पैसे देने नहीं है, तो ये है डिस्प्यूटेड डेट। अब लॉ कहता है कि जनाब अगर आपको डेटर ने बताया कि पेमेंट को कैसे एडजस्ट करना है, तो उसकी डायरेक्शन पे या उसकी इंडिकेशन पे, अगर लेट सपोज आपको पैसे मिलते हैं इतने, कितने जी? सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए, ये आपको पेमेंट मिल गई, और डेटर ने ना कोई डायरेक्शन दी, ना ही डेटर की तरफ से कोई इंडिकेशन थी।
तो लॉ कहता है कि जनाब फिर आप इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। फिर कहता है जनाब अब डेटर की तरफ से कोई हमें सूरत नजर नहीं आ रही, अब लॉ पावर दे देता है क्रेडिटर को कि तुम जिस अमाउंट को चाहो क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, इंक्लूडिंग टाइम बार्ड को भी बेशक एडजस्ट कर लो। सिर्फ याद रखना डिस्प्यूटेड को तुम एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेट सपोज जनाब क्रेडिटर के पास 20,000 आए, क्रेडिटर ने कहा सबसे पहले तो मैं 4,000 काटता हूं ना टाइम बार्ड वाला, कितना रह गया पीछे 16,000। फिर उसने कहा यार डिस्प्यूटेड है, मान नहीं रहा था ना इसकी ऐसी की तैसी, डिस्प्यूटेड डेट 8,000 वाला वो माइनस हो गया, पीछे कितना रह गया जनाब 8,000। फिर इसने कहा चलो ऐसा करते हैं कि 3,000 और 5,000 ये दोनों माइनस करवा देता हूं, 5,000 भी और 3,000 भी, तो सारे के सारे डेट इसका खत्म हो गया। अब इसका सिर्फ एक डेट रह गया कौन सा, 10,000 वाला और 50,000 वाला। ये क्रेडिटर के पास लॉ ने कहा कि जिसको मर्जी एडजस्ट करे। अब लॉ ने जब देखा जनाब इसने अप्रोप्रिएशन किस तरह से की है, उसने कहा लॉ ने कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, ये तुम एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर तुमने इसको एडजस्ट किया तो हम नहीं मानेंगे, फिर वो कहीं और चला जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी किस्म का मसला मसाइल ऑल ओके, ऑल क्लियर? डेटर बताएगा जो वो बताएगा उसी को एडजस्ट करेंगे। क्रेडिटर के पास पावर आएगी तो जहां से उसका दिल करेगा वो वाली पेमेंट एडजस्ट करेगा। ठीक है जी, सिवाय डिस्प्यूटेड डेट के। ओके अच्छा, अब लेट सपोज ये जो अमाउंट थी 50,000 वाली, इसको कि मिस्टर सी था उसने इसकी गारंटी दी थी। मिस्टर सी ने क्या किया था, इस अमाउंट की गारंटी दी थी, और क्रेडिटर ने क्या किया, इस अमाउंट को एडजस्ट नहीं किया, बाकी अमाउंट को उसने एडजस्ट कर लिया। उसने इस अमाउंट को एडजस्ट नहीं किया सबसे पहले। सी ने जनाब रोला डाल दिया, सी ने कहा जनाब तो मैं सबसे पहले ये वाली अमाउंट एडजस्ट करनी चाहिए थी क्योंकि मैंने इसकी गारंटी दी हुई है। तो लॉ कहता है कि जनाब क्या बी बाउंड है कि जो सी ने गारंटी दी वो वाली अमाउंट को पहले एडजस्ट करे। तो लॉ कहता है जनाब ऐसा कुछ नहीं है, सी के अब्बा जी भी गारंटी दे देते तब भी बी के पास पावर थी, वो जिस अमाउंट को चाहे उसको क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, सिवाय डिस्प्यूटेड डेट के। ओके तो इट डजंट मैटर कि किस बंदे ने कौन सी गारंटी दी है, गारंटी नहीं दी। ओके तो क्रेडिटर की उसकी पावर पे है, उसकी ऑन पे है कि वो किस तरीके से कौन सी अमाउंट को एडजस्ट करना चाहता है, वो जरूर करे सिवाय डिस्प्यूटेड डेट के। ऑल क्लियर? यहां तक मसले मसाइल चले। अब आगे थोड़ा सा, मतलब कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगा, अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, वो उस तरह की गारंटी की बात कर रहा है। ओके चलें आगे जी, देखिएगा बेटा। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जनाब पेमेंट आई तकरीबन ₹1,00,000 या ₹1,00,000 नहीं आई पेमेंट, तकरीबन आ गई कोई यही 70 भी नहीं यार, कोई 62,000 रुपये। मैं कुछ आपको एक पेचीदगी एक सिखाना चाहता हूँ। 62,000 रुपये, ठीक है जी। और मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, यानी कि इन दोनों के हम बात थोड़ी देर तक करेंगे, ये इन दोनों में क्या मसला है। 62,000 रुपये जनाब डेटर ने पेमेंट की। डेटर ने किसी किस्म की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी, कोई डायरेक्शन उसने नहीं दी। क्रेडिटर को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, कौन सी पेमेंट को एडजस्ट करे, कौन सी पेमेंट को एडजस्ट ना करे। तो फिर तीसरा बंदा कानून होता है, वो कहता है जी मैं बताता हूँ कैसे पेमेंट करनी है, कैसे एडजस्ट करनी है। कानून ने कहा जी, बंदा कहता है जी बताइए कानून साहब कैसे एडजस्ट करना है। तो कहता है जनाब जो सबसे पुराना डेट है सबसे पहले उसको माइनस करवाओ। जो सबसे पुराना डेट है क्या करो, सबसे पहले उसको माइनस करवाओ। इनमें सबसे पुराना डेट कौन सा है? कहते हैं जी इसमें से पहले किसको माइनस करवाओ, 50,000 को माइनस करवाओ। रिमेनिंग कितना रह गया, 12। अब कहते हैं जी जो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, यानी कि जो उससे कम पुराना है उसको माइनस करवाओ। उससे कम पुराना कौन है, 10,000, इसको माइनस करवाओ। कितना रह गया पीछे, 2,000। कहता है जी फिर उसके बाद उससे पुराना, अब उससे पुराने सेम डेट पे, जिस चीज पे मैं आना चाह रहा था सेम डेट पे है जनाब। अब इनमें से पुराना कौन है, अब हमें क्या पता सुबह कौन सा लिया था और शाम को कौन सा लिया था, ठीक है जी। पुराना डेट कौन सा है, तो लॉ ने कहा कि जनाब अगर जहां पे सेम डेट पे एक से ज्यादा डेट्स हों और आपकी अमाउंट जो है उसने एडजस्ट होना हो
तो कोशिश करें, क्या कोशिश करें कि इनको, इस अमाउंट को जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है इसके इनके प्रोपोर्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कैसे प्रोपोर्शन के हिसाब से? सेम डेट पे है, 2000 में एडजस्ट करना है, सारी की सारी अमाउंट जा नहीं सकती है, दोनों 8000 है, पेमेंट 2000 है, तो कौन सा डेट में से कितनी अमाउंट में माइनस करवाऊंगा? तो वो कहता है जनाब आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को आपने ऐड करना है। ठीक है जी, तो आप क्या लिखेंगे जी, 5000 डिवाइडेड बाय 8000, जैसे रेशो वाला फॉर्मूला था, मल्टीप्लाइड बाय 2000। ठीक है, मतलब यहां पे लिख देता हूं फिर भी 5000 जमा 3000। ओके, तो कितनी अमाउंट बनेगी है, कैलकुलेशन कीजिए जरा। 5000 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 4 कम 4 4 5 20 1200, तो 1250 इसमें से, और इसमें से बाकी रिमेनिंग कितना आएगा जनाब, 750 इसमें से आपने माइनस करवाना, और ये आपके पास रिमेनिंग डेट रह जाएंगे। दोबारा सुन लीजिए, लॉ कहता है जनाब कि आपने सबसे पहले सबसे पुराना डेट माइनस करवाना है, और अगर उसके बाद कोई अमाउंट बच जाए तो फिर उससे पुराना डेट, और तब तक करवाते जाना जब तक ये डेट खत्म ना हो जाए, सॉरी पेमेंट एडजस्ट ना हो जाए। ठीक है जी, अब पेमेंट एडजस्टमेंट के लिए हमने देखा जनाब सेम डेट पे एक से ज्यादा डेट्स हैं, तो कहता है जी अब इसके दरमियान क्या करें, किस में से क्या क्या माइनस करवाएं? तो वो कहता है जनाब आपने सिंपली क्या करना है, आपने अगर तो सारे का सारा डेट पे होता है तो ठीक, वैसे पे कर दें, और अगर सारे का सारा डेट पे नहीं होता, पेमेंट कम है डेट ज्यादा है, जैसे कि इस केस में था पेमेंट 2000 थी, डेट दोनों का टोटल 8000 था, तो अब यहाँ पे मैं नहीं पता चलता कि किस पेमेंट में से किसको माइनस करवाऊं, तो लॉ कहता है जनाब आपने सिंपली क्या करना है, इनका प्रोपोर्शनल लेना है और इस अमाउंट को प्रोपोर्शनेट करके इनमें से माइनस करवा देना। प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे जनाब, जितने भी डेट्स हैं सबको टोटल कर लो, बारी बारी हर डेट को डिवाइड करवाओ टोटल के साथ और मल्टीप्लाई करवा दो अमाउंट टू बी एलोकेटेड के साथ। क्लियर, इज इट ओके? अब जरा इसको पढ़ते हैं, यहां पे देखिएगा एप्रोप्रिएशन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा लॉ के अंदर, ये क्वेश्चन, ये मुझे अब याद पड़ता है कि कोई ऐसी या 1-2 अटेम्प्ट्स होगी जिनमें ये ना पूछा गया हो, और इस तरह का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, ये मेरी अटेम्प्ट में भी आया था, इसके अंदर क्वेश्चन मौजूद है, वो मेरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, मतलब जब मैंने लॉ का पेपर दिया था तो उस टाइम भी आया था। देखिए बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मींस एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट टू अ पर्टिकुलर डेट और डेट्स वेयर अ डेटर owes several distinct debts to one person। ठीक है जी, अब रूल क्या है जनाब, सबसे पहले where debt to be discharged is indicated, कहता है जनाब where a debtor makes a payment with either express, या बता दे, और implied intimation, या फिर इंडिकेशन दे दे, किस चीज के बारे में, that the payment is to be applied to discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly। ठीक है, या डेटर जो है वो एक्सप्रेसली बता दे या फिर वो इंप्लाइडली कोई इंडिकेशन दे दे कि जनाब इस पेमेंट को आपने एडजस्ट करना है, तो जैसे वो आपको पेमेंट मिले तो उसके आपने उसके हिसाब से क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है। एग्जांपल नंबर 15 देखिएगा, आजम owes to बाबर among other debts the sum of rupees 567। बाबर writes to आजम and demands payment of this sum। आजम sends to बाबर rupees 567। उसके पास बाकी कर्जे भी थे, लेकिन आजम ने क्या कहा, बाबर ने क्या कहा आजम को कि भाई साहब मुझे 567 रुपये जो है ये मेरा कर्जा वापस कर दो। उसके बदले में आजम ने क्या किया, 567 रुपये वापस कर दिए। तो अब यहाँ पे कहते हैं दिस पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज द डेट ऑफ विच बाबर हैड डिमांडेड पेमेंट, क्योंकि कर्जा कितने का था, 567 का, तो पेमेंट भी कितने की होगी, 567 की। तो हम कहते हैं ना आपने उसी को एडजस्ट करना, बाकी पेमेंट्स एज इट इज रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए जी, आजम owes बाबर among other debts rupees 1000 related to invoice number 27। इनवॉइस नंबर क्या था, 27, जैसे मैंने यहाँ पे डेट्स लिखे हैं, यहाँ पे इसने इनवॉइस नंबर लिखे हुए हैं। विच फॉल्स ड्यू ऑन द 1 जून, जो कि कब पेमेंट होनी थी जिसकी, 1 जून को। ही owes बाबर नो अदर डेट ऑफ दैट अमाउंट, उस अमाउंट का कोई डेट भी नहीं था 1000 रुपीज का। ऑन द 1 जून, 1 जून को जनाब क्या हुआ, आजम पेज टू बाबर रुपीज 1000, द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ द इनवॉइस नंबर 27। ठीक है जी, 1 जून को वो ड्यू होनी थी, इसके अलावा उस 1000 रुपए का कोई डेट भी नहीं था, उसने 1 जून को क्या किया, 1000 रुपए उसने पे कर दिया। तो अब इंडिकेशन है डेटर की तरफ से कि क्या कर दो, 1000 को एडजस्ट कर दो, इनवॉइस नंबर 27 को एडजस्ट कर दो। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद जनाब देखिए आगे,